तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ सकती है बिकॉज़ ये वीडियो मैं ओपन बैकग्राउंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसे आप एडजस्ट कीजिएगा। आज के इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड फोर्थ सेमेस्टर का चौथा पेपर जो कि आपका 404 आपका कोड है, चौथा पेपर है, उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि उस पेपर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस पेपर का नाम है दोस्तों आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास, जिसे कि हम हिंदी में बोलेंगे। ये आपका 50 नंबर का पेपर है। मैंने बताया भी है सिलेबस वाले वीडियो में, जिसमें मैंने होल सिलेबस बताया था कि कुल कितने पेपर पढ़ने हैं। उस वीडियो में हमने बताया है, वो वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अभी हम बात करेंगे कि जैसे इस पेपर के अंदर आपके टोटल 4 यूनिट हैं और 4 यूनिट के अंदर कुछ सेक्शन आपको मिलेंगे, हर यूनिट के अंदर कुछ सेक्शन। तो उस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, ये सारा चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं उन सारी चीज़ों को। और आपको ये भी बता दूं कि इस चैनल पे आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और परामर्श की क्लासेस स्टार्ट हैं, तो उसको देखिए और अपना प्रॉपर आप नोट्स बनाइए ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें। एग्ज़ाम आपका जल्दी ही होगा, फोर्थ सेमेस्टर का जुलाई के लास्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए यूनिट 1 के ए में क्या है, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, यानी कि इसे हम हिंदी में बोलेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा। आपको पढ़ना है कि जो हमारी प्राचीन समय था, जो हमारा स्टार्टिंग का जो समय था, उस समय अपने भारत का शिक्षा व्यवस्था कैसा था, उस समय कैसे बच्चों को हम अध्ययन कराते थे और ये अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया थी उसको कैसे उस समय कराया जाता था। तो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन यानी प्राचीन भारतीय शिक्षा में आपको पढ़ना पड़ेगा वैदिक एजुकेशन, यानी कि वैदिक शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना होगा कि वैदिक शिक्षा के अंतर्गत क्या पाठ्यक्रम होता था, क्या रोल ऑफ टीचर होते थे, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होता था, विद्यालय का क्या इन्वायरमेंट होता था, तमाम चीज़ें, यानी शिक्षा प्रणाली में जितने भी स्तंभ आ जाते हैं वो सारे आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद आपको बुद्धिस्ट एजुकेशन पढ़ना होगा, बौद्ध शिक्षा, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिपिटक, ये सारे चीज़ आपको पढ़ने होंगे क्योंकि बौद्ध शिक्षा में इन्हीं सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। फिर इसके बाद ये जो वैदिक एजुकेशन है, बुद्धिस्ट एजुकेशन है, इसमें शिक्षा किस मेथड से कराया जाता था, यानी टीचिंग मेथड क्या होता था उनका, उस शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं होती थी, और टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर्स क्या होते थे, यानी शिक्षण और सीखने के केंद्र कहाँ होते थे। जैसे कि अगर मैं करेक्ट हूँ तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा दी जाती थी शायद वो विहार के अंदर दी जाती थी, और जो वैदिक एजुकेशन था, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, तो वो खुले में शायद शिक्षा दी जाती थी, कोई पेड़ वृक्ष वगैरह के नीचे। तो इसे आप कंफर्म कीजिएगा। ये हमारा हो गया यूनिट 1 के ये में हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं यूनिट बी में हमें क्या पढ़ना है। मैं थोड़ा इसे नीचे कर देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। तो यूनिट बी में हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। यूनिट बी में आपका है डेवलपमेंट ऑफ मेडिवल एजुकेशन, मध्यकालीन शिक्षा का विकास कैसे हुआ। जीरो से हम देखेंगे कि मध्यकालीन शिक्षा स्टार्टिंग पे क्या था और फिर वो एंड में कैसा हो गया। मध्यकालीन शिक्षा मतलब जो मुग़ल शासन हमारे भारत में आया था, यानी कि जो मुग़ल शासक यहाँ पे शासन करना आरंभ कर दिए थे, उसी कालक्रम को हम क्या बोलते हैं, मध्यकालीन समय बोलते हैं। तो उस समय हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उसको हम देखेंगे। तो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की हम विशेषताएं देखेंगे, किस टीचिंग मेथड से वो पढ़ाते थे ये देखेंगे, और उनके शिक्षण का संगठन कैसा था, यानी कि उनका जो टीचिंग का ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था, उनके जो वो उस समय में जो शिक्षण कराते थे जो टीचर, तो वो किस व्यवस्था से शिक्षण कराते थे, यानी क्या प्रणाली थी उनके शिक्षण की, ये चीज़ हम उसमें देखेंगे। फिर यूनिट 1 में ही आपका इसमें सी पार्ट भी है। तो सी में आपको क्या पढ़ना है, ब्रिटिश एजुकेशन, ब्रिटिश शिक्षा के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश शिक्षा आपको पता ही है कि 1857 का पहला क्रांति हुआ था, तो उस समय से अंग्रेज हमारे यहाँ एक्टिव हो गए थे और अपना जितनी भी सभ्यता थी, संस्कृति थी, चाहे फिर जो भी प्रणाली थी वो भारत में उसको
इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिए थे। तो ब्रिटिश शिक्षा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैकाले की शिक्षा योजना क्या थी, मैकालेज एजुकेशन प्लान, नेचर ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, वुड के शिक्षा प्रेषण के आधार पर शिक्षा का क्या स्वरूप था। तो वुड के शिक्षा प्रेषण के आधार पर शिक्षा का स्वरूप हम देखेंगे कि वुड ने एक डिस्पैच दिया था शिक्षा को लेकर, तो उसमें शिक्षा का क्या उन्होंने बात किया था, कैसे स्वरूप की बात की थी, इस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। उसके बाद क्या है, देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इन एजुकेशन, शिक्षा में कार्यक्रमों और नीतियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। आज जो हम भारत में कार्यक्रम बनाते हैं शिक्षा के संबंध में या नीति जो बनाते हैं, तो उस पर इन सभी चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा, यानी ब्रिटिश शिक्षा का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, वो चीज़ हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों यूनिट 2 के ए में। यूनिट 2 के ए में हमें क्या पढ़ना है, आप देख सकते हैं यूनिट 2 के ए में पढ़ना है रिकमेंडेशन ऑफ डिफरेंट कमीशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न आयोगों की क्या सिफारिशें थी। कुछ आयोगों का गठन किया गया था शिक्षा के विकास के लिए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हमें रिकमेंडेशन कीजिए, हमें रिकमेंडेट कीजिए कि हम क्या शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं या कैसी पॉलिसीज़ को हमें लाना चाहिए, क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कुछ सलाह मांगी गई थी और उस सलाह के लिए कुछ आयोगों का गठन किया गया था। तो वो कौन कौन से आयोग थे हम देखेंगे। पहला है हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की क्या सिफारिश थी शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर। फिर इसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, माध्यमिक शिक्षा आयोग की क्या सिफारिशें थी शिक्षा व्यवस्था को लेकर। एजुकेशन कमीशन 1964, शिक्षा आयोग 1964 ने क्या रिकमेंडेट किया था कि एजुकेशन में हमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये आपका यूनिट 2 का ए हो गया। अब इसके बाद यूनिट 2 का हम बी देखते हैं। यूनिट 2 के बी में आपको पढ़ना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 यानी द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद रिकमेंडेशन रिलेवेंट टू प्रेजेंट एजुकेशनल पॉलिसीज, वर्तमान शैक्षिक नीतियों से संबंधित उसमें क्या अनुशंसाएं की गई थी, यानी क्या बात की गई थी आपके एनईपी 1986 में, वो चीज़ हम देखेंगे। रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 की क्या सिफारिशें थी या उसमें क्या बोला गया था, उसमें क्या चीज़ करने की बात कही गई थी। तो हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 भी पढ़ेंगे यूनिट 2 के बी में। अब हम आ जाते हैं दोस्तों यूनिट 3 के ए में। तो यूनिट 3 का आपका ए क्या है देख लीजिए। यूनिट 3 का ये है आपका प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमें पढ़ना है। और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज की वेस्टेज का क्या प्रॉब्लम है, स्टैग्नेशन का क्या प्रॉब्लम है, अपव्यय और ठहराव या कह लीजिए अवरोधन की क्या समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में, ये चीज़ हम देखेंगे। देखिए अपव्यय क्या होता है दोस्तों, जो वेस्टेज है एजुकेशन में, वेस्टेज क्या होता है कि जैसे कोई भी बच्चा है और वो ड्रॉप आउट कर जा रहा है। जैसे किसी बच्चे का 5वीं में एडमिशन हो रहा है और 5वीं पास करने से पहले ही वो क्या कर रहा है, बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षा में वेस्टेज बोलते हैं यानी अपव्यय बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टैग्नेशन की यानी अवरोधन या ठहराव की, तो ये क्या है कि जैसे कोई भी विद्यार्थी है वो एक ही कक्षा में बार बार क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। जैसे किसी बच्चे को 5वीं पास करने में 5 साल लग जाए तो 5 बार क्या है वो एक ही कक्षा में पढ़ रहा है। तो जो गवर्नमेंट का रिसोर्सेस हैं, जो गवर्नमेंट उनके लिए टूल्स प्रोवाइड कर रही है, जो इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है किसी भी रूप में, तो वो सब क्या है सरकार का व्यर्थ हो जा रहा है। एक ही बच्चे पे बार बार खर्चा लग रहा है। तो यदि कोई बच्चा एक ही क्लास में कई बार अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है और उसी में बार बार पढ़ता है, तो उसको हम शिक्षा में अवरोधन बोलते हैं यानी स्टैग्नेशन ऑफ एजुकेशन या स्टैग्नेशन इन एजुकेशन हम बोल सकते हैं। और यदि कोई बच्चा किसी कक्षा में पढ़ रहा है और बीच में ही उस पढ़ाई को छोड़ देता है, तो उसको हम बोलेंगे वेस्टेज इन एजुकेशन, शिक्षा में अपव्यय। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बाकी मैं जब ये यूनिट आपको पढ़ाऊँगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे।
द इंटरवेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एस्पाल कमेटी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में हस्तक्षेप आपको पढ़ना है कि जो हमारा लक्ष्य है भारत का कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन हमें करना है, कि जो 1 से 5 तक की या 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वो भारत के कोने कोने तक पहुंच जाए। ऐसा कोई ग्रामीण अंचल इलाका, पर्वतीय इलाका न रहे जहां पर ये प्राइमरी एजुकेशन न पहुंचने पाए। तो इसके संबंध में जो इसको रोक रहे हैं जो चीज़, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एस्पाल कमेटी ने शिक्षा के संबंध में क्या चीज़ें बोली हैं उनको भी हम देखेंगे। तो ये हो गई थी यूनिट 3 के ए की बात। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बी की। तो यूनिट 3 के बी में हमें क्या पढ़ना है? इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम्स रन बाय इनफॉर्मल एंड ओपन स्कूल्स। अनौपचारिक एवं खुले विद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, कि जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं शिक्षा को लेकर और जो ओपन स्कूल्स हैं उनके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। ओपन स्कूल्स मतलब जो आप घर बैठे बैठे पढ़ाई कर लेते हो, और अनौपचारिक संस्था यानी जैसे आपका समाज हो गया और भी कोई एनजीओ वगैरह हो गए, तो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है? बर्डन इन लर्निंग, सीखने में बोझ क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है, सीखने में बोझ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यदि मैं इस पेपर को पढ़ाया आप लोगों को तो बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा। फिर इसके बाद क्या है? मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम सीखने का स्तर क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है। इम्प्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली में कैसे सुधार होता है, ये चीज़ भी आपको यूनिट 3 के बी में पढ़ना है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट यूनिट में। तो लास्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है आप देख लीजिए। यूनिट 4 के ए में हमें पढ़ना है सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में, माध्यमिक शिक्षा के बारे में। दोस्तों जब हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं तो 9th to 12th की बात कर रहे होते हैं। 9 से 12 तक में जितने कक्षाएँ आती हैं आपके, वो सारी सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाती हैं। इसमें हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा का क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, स्ट्रक्चर क्या है, संरचना देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन संगठन देखेंगे, जनरल प्रॉब्लम्स इसमें क्या आते हैं माध्यमिक शिक्षा में, सामान्य समस्याएं देखेंगे, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर कैसे होता है वो चीज़ हम देखेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याएं क्या आती हैं, और माध्यमिक स्तर तक परीक्षा सुधार कैसे किया जा सकता है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स अप टू सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे एग्जामिनेशन को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यूनिट 4 के ए में पढ़ेंगे। यूनिट बी में आपका क्या है? यूनिट 4 के बी में आपका है स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, शैक्षिक अवसरों की समानता, रिलीजियस एंड वैल्यू एजुकेशन, वुमेन एंड एडल्ट एजुकेशन। शैक्षिक अवसरों की समानता, धार्मिक एवं मूल्य शिक्षा, महिला एवं वयस्क शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन हमें करना है। यानी स्टडी ऑफ शैक्षिक अवसरों में कैसे समानता लाया जाए, कि जो शैक्षिक अवसर हैं वो सबको समान रूप से मिलें। इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सही से सभी शिक्षार्थी को नहीं मिल पाती हैं, तो इसमें किस प्रॉब्लम के तहत ये सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। और रिलीजियस एंड वैल्यू एजुकेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। और वुमेन एंड एडल्ट एजुकेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चारों यूनिट समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं जल्दी में यदि आपको समझाने की कोशिश करूं तो समझा देता हूं कि सबसे पहले आपको यूनिट 1 में एंशिएंट इंडियन एजुकेशन पढ़ना है, यानी प्राचीन भारतीय शिक्षा पढ़ना है। फिर इसके बाद उसके बी पार्ट में आपको मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ना है, और फिर ब्रिटिश शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है।
तो यानी कि आपको शिक्षा व्यवस्था के बारे में यूनिट 1 में पढ़ना है। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, मध्यकालीन कैसी थी, ब्रिटिश शिक्षा कैसी थी। उसके बाद कुछ आयोग हैं जो कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ रिकमेंडेशन प्रस्तुत किए थे, तो उनके बारे में आपको यूनिट 2 के ए में पढ़ना है। यूनिट 2 के बी में आपको NEP 1986 और नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद यूनिट 3 के ए में आपको प्राइमरी एजुकेशन और उसमें आने वाले वेस्टेज, स्टैग्नेशन और कैसे यूनिवर्सलाइजेशन करने में रुकावटें आ रही हैं वो, और एस्पॉल कमेटी के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 3 के बी में आपको पढ़ना है कि ओपन स्कूल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहे हैं लोगों पे, बर्डन इन लर्निंग क्या होता है, सीखने में बोझ, मिनिमम लर्निंग लेवल क्या होता है, एग्जामिनेशन सिस्टम में कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, वो चीज़ आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। और बी में आपको शैक्षिक अवसरों की समानता हो गया, धार्मिक एवं मूल्य शिक्षा हो गया, और स्त्री शिक्षा और आपका एडल्ट एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आप इस सिलेबस की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखने को रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। और इसके बाद यदि आप हमें इंस्टाग्राम या थ्रेड्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारी ID है। और अगर आप हमें ट्विटर अकाउंट पे फॉलो करते हैं तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है MGKVP, वो जो भी ट्वीट करती है उसको मैं वहाँ पे रीट्वीट करता हूँ, तो वो आपको कोई भी सूचना मिल सकती है। तो इसके लिए आप चाहें तो ट्विटर अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बताइएगा कि ये सिलेबस आपको समझ आया या नहीं आया, कहीं पे कहाँ पे समझ नहीं आया, क्या दिक्कतें हुई, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो आपकी क्लासेस अभी चल रही हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल की, तो उसको देखिए, और जो B.Ed के अन्य छात्राध्यापक हैं उनके पास शेयर कीजिए।